नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कानपुर से शिखा शुक्ला जी, जो ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कैरियर अडॉप्ट किए और उनको एक साथ लेके चल रही हैं। उन्होंने मॉडलिंग से शुरू किया, फिर न्यूज़ रीडिंग की, रिपोर्टिंग की, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और वो अपने खुद भी प्रोग्राम शूट करके लोगों तक पहुंचा रही हैं। तो इतनी सारी जो प्रतिभाएं हैं उनके अंदर, इसलिए मैं उनको ऑलराउंडर कह रहा हूं। तो सबसे पहले स्वागत है शिखा जी आपका, बहुत बहुत नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। जो कि आपने शब्द शैलेंद्र सिंह यूट्यूब जो आपका चैनल है काफी सक्सेसफुल हो रहा है। मैं देख रही हूँ काफी आपके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब्स काफी मिल गए हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी जो ये यूट्यूब चैनल खोलने ओपन करने का जो भी डिसीजन लिया, इससे क्या है आप काफी लोगों से कनेक्ट रहते हैं। लोगों के जो व्यूज होते हैं वो आपको मिलते हैं, इससे पता चलता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। और इतनी सारी तारीफों के लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। हाँ, आपने सही कहा कि शुरुआत मेरी वैसे टीचिंग लाइन से हुई थी और इसके बाद मैंने कुछ ब्यूटी पेजेंट से वहां पर मैंने कुछ टाइटल्स जीते। फिर मैंने ऑल ऑफ सडन ही से कहेंगे क्योंकि मैंने मास कॉम का जब कोर्स किया तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे जॉब मिल जाएगी। जैसे ही मेरा कोर्स खत्म हुआ एंड मेरा इंटरव्यू हुआ और मैंने मीडिया ज्वाइन किया, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो टीचिंग का प्रोफेशन क्या आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा था, इसलिए आपने कहा नहीं ये छोड़ो, आप थोड़े से अच्छे प्रोफेशन में जाएं? बोरिंग नहीं कहेंगे सर, लेकिन जहां तक मैंने फील किया टीचिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो मेरी आदत है कि जो भी प्रोफेशन में अगर मैं जुड़ती हूँ तो मुझे लगता है अपना 100 नहीं 150% दो। और टीचिंग में क्या होता था थोड़ा सा, हाँ मैं आप कह सकते हैं कि वो मुझे मतलब उसमें मजा नहीं आ रहा था। मुझे लगा कुछ दूसरी चीज करनी चाहिए। और उसके बाद मैंने मीडिया ज्वाइन किया। मीडिया ज्वाइन करने में वहां पे भी हमें कई तरह के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उन्हें जानने का मौका मिलता है। जब हम लाइव करते थे टीवी पे तो उसका भी एक जो अनुभव था बहुत ही अलग होता था। प्रेशर के साथ साथ काफी कुछ सीखने को मिलता था जो कि हमें किताबें नहीं सिखा सकती, वो हमें कहते हैं ना कि फील्ड में सीखने को मिलता है। इतनी सारी फील्ड में जब आप काम कर रही हैं तो एक सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम इतने सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम करने वाला ही जानता है कि उसके पीछे कितने संघर्ष हैं, कितनी मेहनत है, कितनी चीजें हम अवॉइड करते हैं जो अपने लिए नहीं कर सकते। हमें 24 घंटे उन चीजों के बारे में सोचते रहना पड़ता है। तो क्या संघर्ष रहता है एक साथ जब इतने सारे काम आप लेके चलते हैं उसमें? तो संघर्ष हर करियर में होता है, कोई भी करियर आसान नहीं होता। देखने में लगता है कि अरे वो उसने ये करियर ज्वाइन किया है या वो ये कर रहा है तो उसके लिए बहुत आसान है या वो बहुत मजे में है। संघर्ष हर किसी करियर में है। आप जब उस चीज को खुद फेस करते हैं तब आपको पता चलता है। मीडिया लाइन आप, क्योंकि सर आपसे क्या बताएं, क्योंकि मीडिया लाइन में कितना एक संघर्ष ही समझिए उसको। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती। समय आप किसी भी टाइम पर आपको जाना पड़ सकता है। मैंने इंटरव्यूज किए, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज होते थे मेरे, काफी सारे एड्स किए जो पेड एड्स होते थे हमारे टीवी के लिए, और काफी सारे जो हमारे शोज होते थे लाइव होते थे या रिकॉर्डेड होते थे, तो काफी समय जाता था। लेकिन हाँ, ये कहूंगी कि जितना भी हम संघर्ष करते हैं उतने ज्यादा हमें सीखने को मिलता है। और इसके बाद जब मीडिया के साथ साथ मैंने जब मीडिया छोड़ा था उसके बाद कुछ ब्यूटी पेजेंट्स किए थे, तो इस इंडस्ट्री में आना और यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोगों को से इंटरेक्ट करना। और हाँ, ये सर जैसे कि लोगों की एक सोच होती है कि अगर हम ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं या हम मॉडलिंग इंडस्ट्री में हैं तो हमें बहुत गलत तरीके के लोगों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, जितने भी करियर होते हैं आप हर करियर में हर अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं
और हर इंडस्ट्री में, हर करियर में मैं यही कहूंगी संघर्ष। यस एग्जैक्टली, कोई भी चीज या कोई भी करियर बुरा नहीं होता, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं ये आपके ऊपर है। अच्छा, जो मॉडलिंग का था वो कब शुरू हुआ, और उसके बाद जो मिसेज कॉन्टेस्ट में आप आगे बढ़ी, तो मॉडलिंग के बाद था कि उसके पहले था, किस उस पे थोड़ा सा एक्चुअली मॉडलिंग का ऐसा था कि जब मैं मास कॉम का कोर्स कर रही थी उसी दौरान मुझे अमर उजाला का पॉन्स चांद का टुकड़ा का एक ऑफर आया, मतलब एक मुझे वो मिला था कि कंपटीशन होने जा रहा है जो कि ऑल ओवर यूपी लेवल का है। तो उसमें मैं कानपुर से एज अ फेस चुनी गई, 4 फेसेस चूज किए गए थे कानपुर से, और उनमें से एक मैं थी, और जिसका कि फिनाले लखनऊ में होना था। इस तरीके से वो एक मेरी शुरुआत रही। उसके बाद मैं मीडिया में मैंने जॉब करी। फिर उसके बाद जब मीडिया छोड़ा तब मैंने एक मतलब मिसेस यूपी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहां से शुरुआत हुई। फिर मिसेस वोग ब्यूटी एक ब्यूटी पेजेंट था, वहां पर मुझे अवार्ड मिला। इस तरीके से मैं आगे बढ़ी इस इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद जो मेरा एक कहते हैं कि हाँ एक जो अचीव किया मैंने वो था इंटरनेशनल पेजेंट एम्प्रेस यूनिवर्स एलिगेंस, जो जिसमें कि दुनिया भर के मतलब देशों से काफी सारी फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें अलग अलग लेवल्स थे, जो कि गोवा में उसका फिनाले हुआ था, और वहां पर मैं इंटरनेशनल लेवल पे वहां की रनर अप थी। तो मतलब ये ना कि कानपुर से चल के आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंची, तो ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। और आपने अभी बताया कि आपने कई सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज किए थे, उस समय कहीं ये ध्यान में था कि हमारे भी इंटरव्यू होंगे जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे? नहीं सर, ध्यान में नहीं था। बस जब भी कोई चीज करती थी तो ये लगता था कि अपना 100% दूं। आगे भविष्य का हम लोग सोचते सर बहुत कुछ है, प्लानिंग बहुत रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज हो जाती जो हमने सोची नहीं होती। तो मेरे साथ मोस्टली यही हुआ। अच्छा, जब मिसेज प्रतियोगिता में आप गई तो शादी के कितने साल बाद गई, और फैमिली का क्या सहयोग रहा? सर शादी को तो खैर मेरे टाइम हो गया है, और ये सब चीजें मैंने शादी के बाद ही करी हैं। फैमिली को ऑब्वियसली सहयोग रहा है, तभी ये सब चीजें मैं इतनी सारी कर पाई हूँ और अभी भी कर रही हूँ। और अभी जो है मैं कानपुर का जो टूरिज्म है उसकी चेयरमैन अभी बनी हूँ रिसेंटली। हालांकि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया, इसी दौरान जब ये डिसीजन लिया गया, मैं उस पर काम भी करी थी, शायद आपने उसकी वीडियोस भी देखे होंगे। तो जब से कोविड ही स्टार्ट हो गया तो हम इस जो अभी का माहौल चल रहा है यहाँ पर हम टूरिज्म को तो प्रमोट कर ही नहीं सकते हैं। हालांकि उस पर काफी सारी प्लानिंग्स हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी, और वो अप्रैल से हमें स्टार्ट भी करना था, लेकिन कोविड के चलते नहीं हो पाया चीजें जो भी हमने प्लान करी थी। तो काफी कुछ मैंने मेरे साथ क्या सर, मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों ने जो चीजें प्लान करी थी वो ये की वजह से बहुत सारी प्लानिंग रह गई। तो हम कह नहीं सकते कि भविष्य में हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना है, बस कोशिश करते रहनी चाहिए, और बाकी तो ईश्वर के हाथ में। जी। अच्छा, इतने सारे जब आप चीजें करते हैं तो आपको अपने मेंटल और आपको अपनी जो हेल्थ है उस पर भी ध्यान देना होता है। किस तरीके से आप अपने को फिट रखती हैं, मेंटली भी और हेल्थ वाइज भी? सर सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्योंकि अगर हम खुद से अंदर से अच्छा फील नहीं करेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारे बिहेवियर में आता है। और कई बार जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं किसी चीज को लेकर तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में, वो आपके बिहेवियर में दिखता है। तो हमें इस सोच के साथ कि कैसी भी सिचुएशन हो हमें हैंडल करनी है और पॉजिटिव रहना है, तो उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। रही बात अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की, तो सर वो थोड़ा सा मेरा एक, मैंने आज दिन तक कोई जिम, हाँ प्लस पॉइंट है सर, आज तक मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया। एक अपनी मेंटेन करके कि सुबह से लेकर रात तक मुझे किस रूटीन में चलना है। शायद ही अगर मेरी तबीयत खराब हुई या कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस चीज को नहीं कर पाई तो ही मेरा वो चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिम जरूर नहीं ज्वाइन करती हूँ, बट खाना खाने के बाद मैं 45 मिनट्स वॉक जरूर लेती हूँ विद म्यूजिक। अच्छा। वो मेरा है। आप कभी भी देखिए, अगर आप किसी भी पर्सन को अगर अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है या फिट रखना है तो खाना खाने के बाद टहलना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो वो मैं तेज कदमों से टहलती हूँ 45 मिनट। घर पे अगर हुई तो कोशिश करती हूँ कि मैं ये काम जरूर करूँ। पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ। जो डाइट है सर, उसमें मैं वैसे भी शुरुआत से मेरी आदत रही है, मैं फैटी चीजें कम लेती थी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि लोग डाइटिंग करते हैं, खाना नहीं खाते, सर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा है। खाना मैंने प्रॉपर खाया है, बस थोड़ा सा उसका ध्यान रखती थी कि कैलोरीज वगैरह किसमें ज्यादा है, बस थोड़ा बहुत, वो भी नहीं कि बहुत ज्यादा। बस इस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखती हूँ एक पॉजिटिव सोच के साथ। मतलब ये माना जाए कि जो आप खुश रहती हैं, इतना हंसती रहती हैं, यही आपकी खूबसूरती का राज है। आप सर क्या बोलूं, खुश रहना तो सर एक हर इंसान की सर एक लाइफ में हर तरीके के मोड आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर इंसान की होती है, चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो। हम ही लोग हैं सर, आज अगर हम अपना बॉडी चेकअप कराने जाएं तो कोई भी फिट नहीं होगा, किसी ना किसी को, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। बस यही है कि अपने आप को थोड़ा बहुत अपने पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो चाहते तो फिट रहना है, लेकिन लापरवाह इतने होते हैं कि वो बिल्कुल भी उन चीजों का ध्यान नहीं रखते। तो बेसिक चीजें होती है सर। क्या पहले जमाने के लोग क्या बहुत ज्यादा जिम जाते थे? पहले के जमाने के लोग क्या करते थे सर? उनकी डाइट और उनका जो काम करने का तरीका होता था वो उनको फिट रखता था। तो बस हमें भी वही फॉलो करना है। हमें बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, अगर बेसिक चीजें भी हम फॉलो कर पाए तो हम अपने आप को हमेशा फिट रखेंगे। आपने शो भी होस्ट किए हैं अभी रिसेंटली, जो पर्यटन को लेके भी कर रही थी, कुछ उसका अनुभव बताइए। जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरीके से उनका सिलेक्शन करते हैं, क्या क्या चीजें सोचते हैं कि ये दर्शकों को इंफॉर्मेशन दी जाए? सर किस शो का होस्ट की बात कर रहे हैं सर आप? जो आप पर्यटन वाले अभी 1-2 महीने देखे थे जिनका कर रही थी, और उसके पहले भी कई शोज आप करती, होस्ट जिनको करती रही हैं, कभी वहाँ के खाने पे था, कभी कुछ कानपुर की जो चीजें दिखाती रही लोगों को, तो वो सब के बारे में बताइए। सर ऐसा होता है कि जब कई चीजें हमारे प्रमोशन एक बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज का। उसी चीज को लेकर जैसे हम चाहते थे कि हम कानपुर के टूरिज्म को, आपको बता दें कि कानपुर में बहुत सारी ऐसी जगह, कानपुर एक छोटा शहर जरूर माना जाता है, कहते हैं कि पिछड़ा शहर जिसे लोग, अगर आप बाहर लोगों की बात करें तो उन्हें लगता है कानपुर एक पिछड़ा शहर है, जबकि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। कानपुर औद्योगिक नगरी है, उसको मानचेस्टर कहा जाता है। बिल्कुल, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ कहा जाता है सर उसको। लेकिन कई लोगों की मैंने जो सोच खुद अपने कानों से सुनी है, तो उनके हिसाब से अरे कानपुर तो क्या रखा है कानपुर में, उनको कानपुर की जानकारी नहीं है। एग्जैक्टली वही जानकारी हमें देनी थी कि कानपुर में रखा क्या है। तो उसी सोच के साथ हमने कानपुर टूरिज्म को प्रमोट करने की सोची, जिसमें डॉक्टर सुधांशु राय सर जो है, उनका सहयोग मेरे को काफी रहा। और हमने एक प्लानिंग करी कि हम इसको किस तरीके से आगे लेके जाएं, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी अब हमें सपोर्ट मिलना था पूरी तरीके से। और इसी में हमने प्लान किया था कि कानपुर की जितनी भी फेमस प्लेसेस है, मैं सर आपको बताऊं कि मैं कानपुर में रहते हुए कई ऐसी जगह थी, जब मैंने स्टडी करी इसके बारे में, तब मुझे पता चला कि ऐसी जगह भी कानपुर में है कि जिसके बारे में हमें खुद जानकारी नहीं है। अगर हमें जानकारी नहीं तो हम लोगों तक कैसे पहुंचा पाएंगे उस बात को? लोगों को क्या पता कि कानपुर में क्या है क्या नहीं है? तो इसी तरीके से काफी ऐतिहासिक स्थल है कानपुर, बहुत अच्छा जगह, मतलब ये समझिए कि 2 दिन का तो घूमने वाला है ही कानपुर। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़े और हमने डिसाइड किया कि हम कानपुर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे पूरी तरीके से, और लोगों को एक अवेयर करेंगे कि कानपुर कितना खूबसूरत शहर है। थोड़ी बहुत सर जो ड्रॉबैक्स हैं वो हर सिटी में होते हैं, उसको पूरा दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग मिलेगा तो आगे भी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी आगे। इसी तरीके से सर जैसे कि आपने कहा कि खाने की चीज का था, तो हाँ, मैंने आप ही के लिए एक किया था ठग्गू के लड्डू का। इस तरीके से कानपुर में क्या चीजें हैं, उनको हम किस तरीके से प्रमोट करते हैं, वो चीजें चलती रहती है मेरी। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो, जैसे आपने कहा वीडियो के जरिए मैं लोगों को बताती हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे मैंने एक ममता जी हैं, उनका वीडियो लिया था, वो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट रही थी, उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, ताकि लोगों को कुछ सीखने को मिले, ताकि भगवान न करे अगर उनके साथ ऐसी कोई समस्या हो तो उनको एक गाइडेंस मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। इस तरीके से मेरी कोशिश रहती है कि मैं आगे चीजों को लोगों के सामने लेकर आऊं। तो अभी मैंने शो भी होस्ट किया था, विमेन पावर एंड वॉइस, एंड उसका मकसद था
कि हम लोगों को, जो विमेंस को है, हालांकि अब तो खैर सिचुएशन काफी बदल गई है, बदलाव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी अभी लंबा रास्ता इस वक्त कहेंगे कि जो महिलाओं की स्थिति बदलने की बात है, महिलाओं की स्थिति नो डाउट बदल रही है, लेकिन जब तक महिलाएं खुद अपने आप को सक्षम नहीं मानेंगी, वो अपने आप को, उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको नहीं पहचानेंगी, तब तक यहाँ इस रास्ते पे चलना भी बहुत दूर की बात है, क्योंकि उनको खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे सर, हमारे आसपास ही है, महिलाएं सोचती है अरे क्या करना है हमें, ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ये सोच जब तक उनकी नहीं जाएगी, हम चाहे लाख कोशिश कर ले, हम चीजों को बेहतर स्तर पे नहीं ले जा सकते हैं। हालांकि अब सिचुएशन काफी चेंज हो गई, यही सोच के चलते मैंने एक विमेंस पावर एंड वॉइस जो प्रोग्राम है उसको प्लान किया, और उसमें जो जितनी भी फीमेल्स है, हमने 15 फीमेल्स अवार्डीज ली थी, जो कि अपने अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने कामयाबी हासिल की थी, जिनके एक्सपीरियंस थे, उनको हमने अवार्ड भी दिया था। और काफी अच्छा शो रहा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला। कानपुर में की चाट और बाकी चीजें भी बहुत फेमस हैं, कभी उनके बारे में भी करिए। सर बिल्कुल करूंगी सर, थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाए। कानपुर में तो खाने की चीजें काफी फेमस हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर रेंज का यहाँ पर मिलता है, कोई गरीब भी है तो वो भी अपना पेट भर सकता है, और रेट वाइज भी काफी चीजें हैं, जैसे स्ट्रीट फूड्स है, खाने में टेस्टी भी होते हैं और बजट में भी होते हैं। तो कानपुर में डेफिनेटली ये चीजें है, और मैंने ये चीज अभी आपने बोल दी है, जबकि मेरे दिमाग में थी कि जब सिचुएशन नॉर्मल होगी कोविड की, तो मैं ये चीज जरूर करूंगी, एक पेज बनाऊंगी, फूड पेज, और इसको प्रमोट करूंगी। अभी कोविड का पीरियड है, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारा आप काम भी कर रही हैं, जिन चीजों को उतना आप बताती नहीं हैं। हम ये बात आपने सही पकड़ी है सर, ये बात आपने सही पकड़ी, बहुत कम कुछ समझ पाते हैं इस बात को। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कोविड के दौरान क्या कानपुर में फेस हुआ और आपने कैसे उन लोगों को मदद की, थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। सर डेफिनेटली, ऑब्वियसली किसी का भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, चाहे वो कोई भी हो। काफी लोगों ने अपनों को खोया, और अभी भी अपनों को खोने का डर सभी के अंदर है, जिसकी वजह से लोग काफी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, माहौल अभी भी ठीक नहीं है। और जब हम अपनों को खोते हैं या अपने किसी परिवार में, टच और भगवान की दया से हमारा परिवार कोविड से बचा रहा, लेकिन हमारे कुछ क्लोज वंस हैं, उनमें कुछ ना कुछ हादसा हुआ, तो डेफिनेटली भुलाने वाला नहीं है, लेकिन समय के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था सर, जब बीच में ऑक्सीजन की कमी, लोग किस तरीके से लिटरली वो बेग करते थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर एक दिलवा दीजिए, कैसे भी एक दिलवा दीजिए, कुछ कॉन्टैक्ट्स लगा के बेड दिलवा दीजिए। मैंने उन चीजों को सर शो नहीं किया है, लेकिन मेरी जितनी कोशिश रही है, मैंने कुछ सिलेंडर्स का भी इंतजाम किया, जहां तक मेरे कॉन्टैक्ट से मैंने जहां तक बन पाया, मैंने बेड का भी इंतजाम किया। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग कोविड ऑलरेडी मतलब पेशेंट रहे, उनको एटलीस्ट फोन करके उनसे बात करना, उनको मोटिवेट करने का काम जरूर किया, अपनी तरफ से कोशिश करी, बस सर इतना ही कर पाई मैं। नहीं, इतना बहुत था और आपने किया ज्यादा है। चलिए, उन मुद्दों पे हम लोग फिर एक बार वापस आएंगे कि कानपुर की चीजों को और बेहतर बनाना है, यही आपका एक सपना है। बिल्कुल। तो सभी साथियों, बहुत शुक्रिया आपका, और शिखा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कानपुर की चाट का, जो आप दिखाएंगी। डेफिनेटली सर, सिचुएशन नॉर्मल होती है तो मैं डेफिनेटली कानपुर की जितनी भी स्ट्रीट फूड्स हैं, उनको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी, लोगों तक वो स्वाद पहुंचाने की कोशिश करूंगी, ताकि लोग वो स्वाद लेने के लिए कानपुर आए। और डेफिनेटली आगे जब समय ठीक होगा तो कानपुर टूरिज्म को भी पूरी तरीके से प्रमोट करूंगी मैं। बहुत शुक्रिया शिखा जी, और सभी साथियों आपके भी बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ थैंक यू सो मच सर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे थोड़ी सी और हमारी डेप्थ बढ़े और हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। डेफिनेटली सर, बेस्ट विशेस एंड स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।